नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार एमपी। नमस्कार एमपी हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है जो कि 12 से 1 बजे के बीच में हम आपके सामने लेकर आते हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हम आज का दिन जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और जब हम साक्षरता की बात करते हैं तो एक बहुत ही खास गाना मेरे जहन में आता है, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। और ये बहुत ही अच्छा गाना है और मैं यहाँ पे आग्रह करूँगी हमारे प्रोड्यूसर सर से, शिवराम सिंह रावत सर से, कि इस गाने को आप पेश करें क्योंकि हमारे दर्शक भी इस गाने को ज़रूर सुनना चाहेंगे। तू एक बार तो उतर किताब के जहान में, तू एक बार तो उतर किताब के जहान में। तू पंछियों की ही तरह उड़ तो आसमान में। उठा उठा किताब, उठा उठा किताब, उठा उठा किताब। अपने हाल पर करो निगाह, पढ़िए सोचिए, सोचिए कि राह में ये किसने कांटे बो दिए। वो दौर अब नहीं रहा, ये पुस्तकों का दौर है। जमाना पहले और था, अब जमाना और है। रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ के कलम उठा, मुश्किलों से बढ़ के लड़, जरा भी तू न छटपटा। एक बार तो उतर किताब के जहान में, तू एक बार तो उतर किताब के जहान में। तू पंछियों की ही तरह उड़ तो आसमान में। उठा उठा किताब, उठा उठा किताब, उठा उठा किताब। थक के तू न बैठ, तू खड़ा हो अपने पांव पर। बेहतरी की सोच कर गुरूर अपने गांव पर। सीख ले तू रोजी रोटी के नए नए हुनर। देख वो खड़ी है रोशनी तेरी मुंडेर पर। बेहतरी की राह पर तू हौसलों से रख कदम। इस गाने को देखकर हमें ये समझ में तो आ गया है कि शिक्षा ही हमारे जीवन की असली पूंजी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा कार्यक्रम जो है सजीव फ़ोन इन है, कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। टेलीफोन नंबर्स हम आपको एक बार बताना चाहेंगे, हमारे नंबर्स आप नोट कर लीजिए। 0755 2660049। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1800233040। आप इन नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आज के विषय के चर्चा में भी आप अपने साथ भागीदारी निभा के प्रश्न कर सकते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का जो दिन है वो बहुत खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि नेत्रदान पखवाड़ा का भी आज आखिरी दिन है। और आज के दिन में, आज का दिन और भी खास इसलिए है क्योंकि आज है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी। और इसी के समक्ष आज हम मिला जुला कार्यक्रम आपके बीच में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का दिन। विक्रम संवत 2079 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। दिन है गुरुवार, तारीख है 8 सितंबर 2022। इतिहास को हम कभी नहीं भूलते हैं क्योंकि अगर हम इतिहास को भूल जाएंगे तो मुझे लगता है कि नवाचार जो हमारे जीवन में आना है उसको भी हम भूल जाएंगे। तो इतिहास को याद करते हैं आज और देखते हैं आज इतिहास में क्या है खास। 1966 की अगर मैं बात करती हूँ
संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा और सांस्कृतिक विभाग यूनेस्को ने पहली बार विश्व साक्षरता दिवस मनाया। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ आज के इतिहास में 2000 में संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम घोषणा पत्र न्यूयॉर्क में बनाया गया था। अगर मैं बात करती हूँ आज के दिन की, तो 1943 में प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी का भी जन्म हुआ था। और आज के जो 2 दिन खास हैं वो है 8 सितंबर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, और जैसे कि मैंने आपको बताया 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी है। ये तो हमने बात कर ली थी इतिहास के पन्नों को पीछे पलटा के, लेकिन क्या हमारे विचार आज के होते हैं? क्योंकि आज का विचार हमारा भविष्य तय करता है। तो और हम सब जानते हैं कि हम सबको विचारों के ऊपर हमेशा अपने ऊपर केंद्रित करना चाहिए। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही खास विचार, समय बहते पानी जैसा है, आप एक ही पानी को फिर से नहीं छू सकते, जो एक बार बीत गया सो बीत गया। तात्पर्य ये है कि जो समय है वो एक बार जब हमारे हाथ से फिसल जाता है तो वो वापस नहीं आता है। तो हर क्षण को हमको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और उसका सही समय पर सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के जब हम विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन सफलता की तरफ बढ़ता चला जाता है। और बढ़ते चले जाने की अगर हम बात करते हैं तो हमें अपने कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। और बहुत खास दिन, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, और ऐसे ही खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं जो कि आज के विषय यानी कि आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और नेत्रदान पखवाड़ा पे। और हमारे बीच में मौजूद हैं एक्सपर्ट के तौर पे डॉक्टर निशा मिश्रा जी, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इसी के साथ में हमारे बीच में हैं डॉक्टर राकेश दुबे जी, जो कि नियंत्रक हैं राज्य शिक्षा केंद्र में। सर और मैडम, हम आप दोनों का स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जैसे कि आज का दिन है, मैं सबसे पहले डॉक्टर राकेश सर जी मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं साक्षरता का, तो मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करती हूँ, प्रदेश क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम यहीं से रिले हो रहा है, तो साक्षरता तो हम सब जानते हैं क्या होता है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ उसका प्रतिशत क्या है हमारे प्रदेश में, तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस वहीं होगा, क्योंकि वहीं से हमारी जो एक कड़ी होती है कि हमें आगे क्या प्रयास करना है, वहीं से शुरुआत होती है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक्चुअली 2011 की जनगणना के आधार पर यदि हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में 70.06 कुल साक्षरता प्रतिशत है। और यदि हम मेल को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं तो 80% है, और यदि हम फीमेल को देखते हैं तो 60% है। और जो हमारी राष्ट्रीय साक्षरता से करीब है लेकिन हम कम हैं, पीछे हैं, ये हमारा प्रतिशत है। और इसके लिए हम लोग निश्चित ही आज आपने बहुत अच्छा दिन चुना है और इससे लोग जागरूक होंगे। और हम लोग आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं प्रदेश में साक्षर करने की, भारत शासन की क्या निर्देश है, मध्य प्रदेश शासन की क्या निर्देश हैं, किसकी क्या जवाबदारी, इस पर आपके साथ पूरी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल। और बाकी जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे इन विषयों पे, तब तक हमको ये नहीं पता होगा कि आगे नवाचार हमें क्या करना है और क्या कदम उठाने हैं हमारे साक्षरता को और बेहतर करने के लिए। इसी के साथ में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, हमारे बीच में नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं निशा मिश्रा जी, डॉक्टर निशा जी, क्योंकि हम जानते हैं कि नेत्रदान पखवाड़ा हम चला रहे हैं और आज आखिरी दिन है 8 सितंबर को। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि नेत्रदान पखवाड़ा, नेत्रदान होता क्या है और नेत्रदान पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है? नेत्रदान जो होता है, जो मृतक होता है उसकी आइस को निकाल लिया जाता है। मेनली कॉर्निया ट्रांसप्लांट होती है, जिसकी कॉर्नियल डिसीज़ के कारण उसको अंधापन है जीवित आदमी को। और एक आदमी जो है 2 आदमियों को रोशनी दे सकता है जिनके जीवन में अंधापन छाया हुआ है। तो एक मृतक जो है 2 आदमी के जीवन में रोशनी ला सकता है। और नेत्रदान पखवाड़ा का महत्व ये है कि हम लोगों को पब्लिक में जागरूकता लानी है, क्योंकि अबाउट 2.5 मिलियन लोग जो हैं वो कॉर्नियल डिसीज़ के कारण अंधे हैं। और यदि सभी लोग इसका प्रतिज्ञा कर लें तो एक आदमी जो है 2 लोग को रोशनी देगा। तो आप सोच लीजिए, सब लोग यदि देंगे तो पूरे 2.5 मिलियन जो कॉर्नियल डिसीज से ब्लाइंड हैं, अंधापन है, वो दूर हो जाएगा। इसलिए अवेयरनेस, जागरूकता के लिए नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। बिल्कुल। और हर दिन जो हम मनाते हैं, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मना रहे हैं या पखवाड़ा नेत्रदान का मना रहे हैं या फिजियोथेरेपी डे, हम विश्व फिजियोथेरेपी, सबका एक जो बात निकल के सामने आती है वो है जागरूकता। क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम आगे के विषय पे बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो जागरूकता सबसे पहला पायदान होता है जब भी हम आगे किसी भी नवाचार की बात करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर राकेश से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में अगर मैं बात करती हूँ कि शिक्षा के लेकर हम बात करते हैं तो लगभग अभी कितने लोग अशिक्षित हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम शिक्षा पे तो बात करते हैं कितने शिक्षित हैं, लेकिन कितने अशिक्षित हैं वो एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि उन पर हमें फोकस सबसे ज़्यादा करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले
पहले हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। Right. यदि हम प्रदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर बात करते हैं तो 2011 की जनगणना में प्रदेश में 1,52,99,208 लोग असाक्षर हैं। लेकिन इससे पहले हम लोगों का एक प्रोग्राम और चला था, साक्षर भारत योजना, जो 2001 की जनगणना के आधार पर था। अभी हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना, लेकिन उसके आधार पर हमने मार्च 2018 में करीब 50 लाख लोगों को साक्षर किया है और अभी 50 लाख लोग हमारे साक्षर हो गए। यदि हम लोग सोचते हैं कि अभी हमारे पास कितना टारगेट है तो 1 करोड़ करीब लोग प्रदेश में असाक्षर हैं, 1 करोड़ लोग हैं और 1 करोड़ के लिए हम लोग अभी एक नया प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, आज भारत शासन ने किया है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अब प्रश्न उठता है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम आपको विस्तृत बताएंगे और इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो चल रहा है तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर इसमें चेंज किया है। पहले इसके ऑब्जेक्ट मतलब इसके उद्देश्यों में भी हम लोगों ने चेंज किया है। पहले क्या था कि हमने साक्षर कर दिया और उसको पढ़ना लिखना आ गया और हमारा काम खत्म हो जाता था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर यह निर्णय हुआ है कि भाई किसी को यदि साक्षर कर रहे हैं तो साक्षर करने के बाद हमको क्या क्या करना है, तो उसके हमारे मोटे मोटे 5 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि हमको मूलभूत साक्षरता और उसको संख्यात्मक ज्ञान, मतलब उसको पढ़ना आ जाए, समझ के साथ पढ़ना है। अकेले हस्ताक्षर करना नहीं आ जाए कि वो सिग्नेचर कर ले तो हो जाए, उसको समझ के साथ पढ़ना आना चाहिए और उसको संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, जो बेसिक दक्षताएं हैं वो आ जाना चाहिए। अब वो जब पढ़ लिख जाता है तो उसको अपने महत्वपूर्ण जीवन कौशल, जैसे डिजिटल, आजकल आप देखिए हर व्यक्ति के पास मोबाइल है तो डिजिटल लिटरेसी का होना चाहिए, उसके पास स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, मतलब वो यदि पढ़ लिख गया तो वो अपने धंधे पाने के लिए भी तो कोई वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसको जोड़ा गया है यदि जैसे व्यक्ति नवसाक्षर हो रहा है। तीसरा है बुनियादी साक्षरता, बेसिक लिटरेसी भी उसको आना चाहिए। व्यावसायिक कौशल, जो मैंने आपको बताया कि व्यावसायिक कौशल में ये कि उसको पता चले कि भाई लोकल चीज़, मान लो आप बात करते हैं झाबुआ ज़िले की बात करते हैं तो झाबुआ ज़िले में क्या है कि झाबुआ में एक जो चल रहा है गुड़िया बनाना, गुड़िया का वहाँ का जो बेसिक है। यदि हम रीवा की बात करें तो रीवा में सुपाड़ी पर बहुत अच्छी आर्ट्स बनती जो लुप्त हो रही है। तो हम लोग चाहेंगे जो हमारे नवसाक्षर होंगे उनको उनके क्षेत्र की विधाओं से ज्ञान कराएंगे। इस तरह का एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है सतत शिक्षा। हमने मान लो यहाँ को हम लोग 2 क्राइटेरिया में बांट रहे हैं। 15 वर्ष से अधिक के जितने असाक्षर हैं वो हमारे क्राइटेरिया में, 15 से जो 35 साल के हैं, जो हमारी साक्षरता की परीक्षा पास कर रहा है वो कक्षा 3 तक की दक्षताएं प्राप्त कर रहा है। हम लोग चाहेंगे कि वो सतत रहे, 5वीं और 8वीं ओपन स्कूल से एग्जाम्स करे। इस तरह का ये ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो ऑब्जेक्टिव आपने बताए हैं ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत रहेंगे। जी मैम, बिल्कुल, इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर निशा मैम आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो वो कैसे अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड कर सकता है, क्या प्रक्रिया होती है इसकी? इसके लिए जो आई बैंक आपके घर शहर में जो आई बैंक है, यूजली जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें सब में रहते हैं। भोपाल में सेवा सदन में भी हैं और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें भी आई बैंक है। उसका एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म भर दीजिए और अपने जो निकट रिश्तेदार हैं उनको बता दीजिए कि मैंने आई डोनेशन का फॉर्म भरा है। तो जब उस पर्सन की मृत्यु होती है तो वो उनके घर के लोग आई बैंक में कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से डॉक्टर्स आएंगे और वो आई निकाल के ले जाएंगे। उसमें फॉर्म भरना पड़ता है नेत्रदान के लिए। बिल्कुल, यानी कि आप खुद वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। क्या उसकी कुछ स्पेसिफिक उम्र होती है? नहीं, इसकी कोई स्पेसिफिक उम्र नहीं है। 1 साल से लेके किसी भी उम्र तक का आदमी नेत्रदान कर सकता है। बिल्कुल, और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप नेत्रदान करना चाहते हैं तो कहा भी जाता है नेत्रदान महादान। और यहाँ पर अगर आप रोशनी किसी को देते हैं, इस खूबसूरत सी दुनिया को दिखाने के लिए आपने रोशनी देते हैं, तो इससे अच्छा दान और इससे अच्छा काम मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति जो जीवित होता है, जो अपना जीवन लेता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि इस खूबसूरत सी दुनिया को वो देख सके। और यहाँ पे नेत्रदान इसलिए कहा जाता है महादान। यहाँ पे हम नव भारत कार्यक्रम की बात कर रहे थे जिसके तहत आपने कई सारे ऑब्जेक्टिव हमको बताए थे। मैं चाहूँगी कि उसको आप थोड़ा सा और विस्तार से
बताइए ताकि दर्शकों को ये पता चल सके कि हमारे सरकार का उसके पीछे क्या लक्ष्य क्या है। जी बिल्कुल, लक्ष्य के संबंध में ये है कि लक्ष्य बहुत निश्चित ही हमें पता होना चाहिए कि ये नवभारत साक्षरता कार्यक्रम किसके लिए है। जी। अब सबसे पहले तो ये बात आना चाहिए कि वास्तव में असाक्षर हैं कौन। राइट। तो नवभारत साक्षरता के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक जितने लोग भी हैं, 15 वर्ष से अधिक के जितने वयस्क हैं वो असाक्षर हैं, उनको हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा है कि ऐसे असाक्षर जो अभी तक कोई भी साक्षरता योजना में संलग्न ही नहीं हुए, जिनने ज्वाइन ही नहीं किया है, वो हैं। तीसरा ऐसा है कि जिनके पास कोई भी साक्षरता कोई भी कक्षा का सर्टिफिकेट नहीं है। यदि हम आपसे कहते हैं कि आप साक्षर तो हैं, आपको आता तो है, हम पूछें आप साक्षर हैं क्या, तो आपके पास किसी कक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए या साक्षरता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहीं भी आप जाते हैं तो आपको एक साक्षरता का प्रमाण पत्र जरूरी है। तो ऐसे लोगों का भी हमारा लक्ष्य। तीसरा ऐसे है कि इससे पूर्व जितनी भी योजनाएं चली हैं और उन योजनाओं के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता जो परीक्षा होती है हमारी साल में 2 बार, उसमें यदि हम बैठ के और हम फेल हो गए हैं, सी ग्रेड में हैं, तो ये भी हमारा टारगेट है। तो अब बहुत स्पष्ट शब्द में हम ये एक बार और दोहराना चाहेंगे मैम, क्योंकि ये लक्ष्य जब तक हमको पता नहीं होगा तो हम लोग काम नहीं कर सकते। पहला ऐसा है कि 15 वर्ष से जितने भी अधिक के वयस्क हैं और असाक्षर हैं, ये हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा ऐसा है कि जो अभी तक किसी भी योजना में साक्षरता की नहीं जुड़े, अर्थात वो असाक्षर हैं, वो भी हमारा लक्ष्य है। तीसरा हमारा ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई भी किसी भी कक्षा का प्रमाण पत्र नहीं है, मतलब वो कोई भी उनको साक्षरता का प्रमाण पत्र नहीं है, वो हमारा लक्ष्य है। और चौथा हमारा ऐसा लक्ष्य है जो कक्षा एग्जाम्स में बैठे हैं, बुनियादी साक्षरता परीक्षा में बैठे हैं, लेकिन वो सी ग्रेड से हैं। तो ये हमारा लक्ष्य बिल्कुल डिसाइड है कि हमारे इस तरह से लक्ष्य होना चाहिए। 4 प्रकार के लोगों को हम सबको मिलकर साक्षर करना है नवभारत साक्षरता योजना के अंतर्गत। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी यहाँ पे बात ये निकल के आई कि जब भी हम बोलते हैं कि हम शिक्षित हैं, साक्षात्कार की बात करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, मार्कशीट्स होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि हम हैं, लेकिन उसके लिए प्रूफ क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। यहाँ पे मैं डॉक्टर निशा मैडम से ये जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं आँखें निकालने की, जैसे आपने बोला जब हम नेत्रदान करते हैं, तो क्या मृतक की आँखें निकालते समय कितना समय लगता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वो भी आप बताइए। मृतक की मृत्यु के विदिन 1 आवर आइडली निकालना चाहिए उनकी आँख, लेकिन 6 आवर्स तक आँख निकाली जा सकती है, वो ठीक रहती है। और इसके लिए आई बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए, वहाँ से डॉक्टर्स आते हैं और वो और इसका जो प्रोसीजर जो होता है आई निकालने का, वो 15 मिनट का होता है। विदिन 50 मिनट्स में आईज़ निकल जाती हैं और इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, कोई पैसे नहीं होते हैं। डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करिए, वो तुरंत आते हैं, वो निकाल के ले जाते हैं। बिल्कुल। मैम मैं थोड़ा सा उस पर आऊँगी कि ऑर्थोडॉक्स की बात में आऊँगी, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मन में कई सारी भ्रांतियाँ लेकर बैठे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हम जोड़ते हैं चीज़ों को लेकर कि हमारी आँखें अगर निकाल दी जाएंगी तो हम जब अगला जन्म लेंगे तो हमारी आंखें ख़राब होंगी या नहीं होंगी। तो ये एक भ्रांति है, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप उसको किस तरीके से दर्शकों को बताना चाहेंगे। नहीं, इसको आप, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, आप पॉजिटिव से सोचिए कि यदि हम उस मृतक जो है, मृतक तो मर गया, उसका दाह संस्कार हो गया, लेकिन उसकी आँख जो है जिंदा है, वो उन आँखों से देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये तो और प्लस पॉइंट है कि उसकी आंखें जिंदा हैं और शरीर पूरा चला गया उसका। और ये तो आजकल तो आई डोनेशन, क्या हर ऑर्गन का डोनेशन हो रहा है, तो हार्ट का डोनेशन, लंग्स का डोनेशन, तो क्या हार्ट लंग भी नहीं रहेंगे? ऐसा थोड़ी है, ये भ्रांति है, ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं और नए सिरे से सोचना चाहिए। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही यहाँ पे। और यहाँ पर हमें यहाँ पे एक और मैं बात करना चाहती हूँ डॉक्टर राकेश जी आपसे, क्योंकि भारत सरकार जो है, अगर मैं बात करती हूँ असाक्षर लोगों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है। अभी बात करते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन और भी क्या कार्यक्रम हैं जो भारत सरकार कर रहा है? अभी मुख्य रूप से तो भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और ये कार्यक्रम जो है, इसमें सभी विभागों का सहयोग रहेगा। जैसे मैंने आपको अभी इसके ऑब्जेक्टिव में भी बताया था कि ये एक्चुअली सबके अलग अलग काम हैं। यदि कोई साक्षर हो रहा है, नव साक्षर हो रहा है, तो उसको हमें अन्य विभागों से भी क्या सुविधाएं हो सकती हैं, एग्रीकल्चर से क्या सुविधाएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य विभाग से क्या सुविधाएं हो सकती हैं, हाँ, सभी विभागों का राष्ट्रीय स्तर पर भी समन्वय हुआ है और राज्य स्तर पर भी समन्वय हुआ है। जैसे अब आप लोगों को ये बहुत प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या राज्य ही अकेला चला रहा है, तो जैसे राज्य में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण है,
इसी तरह से जिला स्तर पर जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण है, और विकासखंड स्तर पर विकासखंड साक्षरता समिति है, और ग्राम स्तर पर ग्राम साक्षरता समिति है। तो यदि हम गांव से लेते हैं, नीचे से बात करते हैं, तो हर ग्राम में ग्राम साक्षरता समिति है, और उसका जो प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, वो उसके अध्यक्ष होते हैं, और जो सचिव होता है वो उनके प्रधान अध्यापक होता है, और सभी टीचर्स, महिला बाल विकास की जो सहायिका हैं, इसी तरह से एग्रीकल्चर के कृषि विभाग के जो ग्राम सहायक हैं, सभी लोग उसमें, सभी विभाग के लोग जुड़े हुए हैं। इसी तरह से विकासखंड में हैं, विकासखंड में जो एसडीएम होते हैं, अनुविभागीय अधिकारी होते हैं, वो उसके अध्यक्ष होते हैं, और जो वहाँ के वीआरसी विकासखंड सोर्स समन्वयक वो सचिव होता है, सभी विभाग होते हैं। अब हम जिला में आते हैं तो जिला में जो कलेक्टर महोदय हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं, और फिर हमारा जो जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी या जिला परियोजना समन्वयक वो उसके वो होते हैं, सचिव होते हैं सभी विभागों की। जब विकास जिला स्तर पर टीएल की बैठक होती है तो इसकी समीक्षा की जाती है कलेक्टर महोदय के द्वारा। इसी तरह से राज्य में भी एक बना हुआ है, जो अभी नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अकेला शिक्षा विभाग का काम नहीं है जी। जैसे मैंने अभी ऑब्जेक्टिव में बताया कि हम लोग कहेंगे कि हम उनको महत्वपूर्ण जीवन कौशल, तो ये जो बनाया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर, इसमें यह कि यदि हमने किसी को बेसिक लिटरेसी आधारभूत दक्षताएं सिखा दी हैं, तो वो फिर पढ़ने लिखने के साथ साथ उसको हम क्या सिखाएंगे, उसको हम जैसे डिजिटल साक्षरता, फाइनेंशियल साक्षरता, इस सभी तरह की विधाओं को हम लोग, जो स्किल डेवलपमेंट का आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, कौशल विकास का जो चल रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग उनको जोड़ेंगे। उससे सभी विभाग की जवाबदारी है, ये हम लोग का ये इस बार का है, और सभी मिलके कर रहे हैं, और इसका परिणाम भी अच्छा दिख रहा है। लोगों को लग रहा है कि हमें साक्षर होने के बाद, और प्रयास ये करते हैं कि जब कोई नवसाक्षर हो जाता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उसको भी हम लोग उस समिति में रखे हुए हैं। तो दिखता है गांव में कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार हो या फिर हमारी राज्य सरकार मिलजुल के जो कार्य कर रही है, उसके लिए हम मानेंगे कि हम सबको भी आगे बढ़ चढ़ के इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। इसी के साथ में मैं डॉक्टर निशा मैम आपसे जानना चाहती हूँ कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो फिर उनको हाई ब्लड प्रेशर है या कोई अन्य बीमारी है, तो उनको कई बार दुविधा होती है ऐसे मन में कि अगर ये परेशानियाँ थी तो क्या हम, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया है, तो क्या हम तब भी नेत्रदान कर सकते हैं? हाँ, नेत्रदान कर सकते हैं। डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, अन्य ब्लड ग्रुप का वो हो, तो उसमें ऐसे कोई वो नहीं है, नेत्रदान वो कर सकता है। नेत्रदान बस कुछ ही डिसीजेज़ हैं उन लोग नहीं कर सकते हैं, मेनली इन्फेक्शियस डिसीजेज़ हैं, जैसे HIV है, सेप्टिसीमिया है, रेबीज़ है, एंड हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस C है, और कुछ कैंसर जो ब्रेन और नेक के हैं, कैंसर, ब्लड कैंसर, ये लोग जो हैं पर्टिकुलरली आई डोनेट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ कर सकते हैं। इवन कैटरेक्ट ऑपरेशन भी हुआ है, चश्मा लगाता है मरीज मृतक, तब वो भी नेत्रदान कर सकता है। बहुत कम है जिसमें नेत्रदान नहीं कर सकता, ज़्यादातर वो नेत्रदान कर सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि ये भी एक मुझे लगता है कि मन में लोग भ्रांति लेकर ही पैदा रखते हैं उसको कि भाई बीपी बढ़ा हुआ था या फिर उसको अन्य बीमारी कोई थी जैसे कि डायबिटीज़ है, क्योंकि आम बीमारियां हो गई हैं, उसको लेकर भी लोग सोचते हैं कि हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें अगर रेटिनोपैथी की अगर मैं बात करती हूँ, ऐसी अगर कोई बीमारी है तो ऑब्वियसली नहीं, रेटिनोपैथी रेटिना की डिसीज़ है, तो वो तब भी कर सकते हैं। हमको मेन कॉर्निया चाहिए, कॉर्निया बढ़िया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बहुत ही बढ़िया ये बात यहाँ पे पता चली है। और इसी के साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ डॉक्टर राकेश सर, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो कई बार, वैसे तो महिलाएं, लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं शिक्षा को लेकर, लेकिन फिर भी मैं जेंडर के लेकर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगी कि क्या आज भी ऐसा कुछ है कि पुरुष ज़्यादा शिक्षित हैं और महिलाएँ कम शिक्षित हैं, या शायद मैं गलत हूँ, तो इसके बारे में बताइए। नहीं, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है मैम। यदि हम 2011 की जनगणना का साक्षरता का प्रतिशत देखते हैं तो पुरुष 80.05 हैं और महिला 60 हैं, तो निश्चित ही जो 20% करीब का गैप दिख रहा है। हाँ। तो सर, मैं इस आंकड़ों पे ज़रूर वापस आऊँगी, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए आंकड़े हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी हैं भोपाल से। मैं आपका स्वागत करती हूँ, प्रश्न कीजिए। जी, मैडम आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल आवाज़ सुनाई दे रही है, अपना प्रश्न कीजिए। जी, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले आप सभी को विश्व साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी। जी, मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ
कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव होने के बावजूद भी हम लोगों को पूरी तरह से 100% साक्षर क्यों नहीं बना पाए? जी बिल्कुल, ये बहुत ही चिंता का विषय है और आपने एक बहुत अच्छे नागरिक होने के नाते आपने ये प्रश्न किया है। इसके लिए ज़रूर हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे बीच में एक्सपर्ट मौजूद हैं, तो क्या उसके पीछे कारण है वो बहुत बारीकी से डॉक्टर राकेश सर बता पाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और इसी में हम सभी लोग लगे हुए हैं। जो अभी तक हमारे पास, जैसे मैंने अभी आंकड़े आपको बताए थे कि 2011 की जनगणना में 1,52,00,000 करीब थे हमारे पास और हम लोग 50 लाख को कर चुके हैं। लेकिन अभी जो हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है और इस कार्य योजना में मैं बताना चाहता हूं कि इसमें एक्चुअली शासन के साथ साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। ये जो भारत शासन के द्वारा योजना बनाई गई, इसमें सभी शासकीय सदस्य भी जुड़े हुए हैं, NGOs के लोग जुड़े हुए हैं, गांव के पढ़े लिखे जो युवा युवतियां हैं, रिटायर्ड लोग जुड़े हुए हैं इसका। और हम लोगों ने एक्चुअली इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश एक पहला राज्य है जिसने 2 प्रकार के एक ऐप बनाया है, इस पर प्रौढ़ शिक्षा ऐप बनाया है और सर्वे के लिए गृह संपर्क ऐप बनाया है। हम लोगों ने अभी 33 लाख, पिछले साल 33 लाख बच्चों के घर सर्वे किया और सर्वे में ये देखा कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे। 33 लाख आउट ऑफ स्कूल का सर्वे किया था। उसमें देखा कि उनकी परिवार की स्थिति, लेकिन वास्तव में परिवार में कौन के क्या मतलब क्वालिफिकेशन है, कितने लोग असाक्षर हैं। इसी तरह से हम लोगों ने ये किया है और प्रयास कर रहे हैं और हम सोशल मीडिया के साथ भी और सभी से अनुरोध कर रहे हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो प्रोग्राम है इसमें अभी मैंने 2-3 जिलों में देखा भी है मैम, जो हमारे युवा लोग हैं और गांव की पढ़ी लिखी बहुएं भी हैं, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति ने कहा है कि 2030 तक 100% भारत को साक्षर करना है। लेकिन हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और हम लोगों के है कि हम लोग 2027 में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 तक संचालित होगा। 2027 में मध्य प्रदेश को 100% साक्षर करेंगे, लेकिन आप जैसे लोगों के सहयोग से ही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया जी बिल्कुल, और वाकई में मानना चाहूँगी कि यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप जी का जो प्रश्न था वो बहुत ही चिंता का विषय है पूरे समाज के लिए, और इसके लिए भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो मिलजुल के जो कदम उठा रही है वो वाकई काबिल तारीफ है। और यहाँ पे मेरा प्रश्न का जो उत्तर था वो बीच में रह गया था, हम आंकड़ों पे बात कर रहे थे, तो हम वापस से चाहेंगे कि क्या उस आंकड़ों के बारे में बताना चाहेंगे। आपने जो प्रश्न किया था, अभी मैं जो देख रहा हूँ जैसे गाँव वगैरह में भी मैंने भ्रमण किया है, तो अधिक से अधिक महिलाओं की सहभागिता है, अधिक से अधिक। क्योंकि हमने खुद रिसर्च की है कि यदि माँ शिक्षित है तो शिक्षा के महत्व को समझती है, तो जहाँ अभी आप स्कूल में उपस्थिति देख लीजिए या आप ड्रॉप आउट्स बच्चे देख लीजिए, जहाँ माँ शिक्षित है वहाँ उपस्थिति भी बहुत अच्छी है और ड्रॉप आउट्स भी बहुत अच्छा है। अभी भारत शासन की एक टीम आई हुई थी, मैं बताना चाहता हूँ, NCIT की टीम आई थी और अपने देवास जिले में रंधनखेड़ी एक जगह है, वहाँ एक उनको स्टडी करना थी। तो पहले ऐसे बरसात में तो महिलाओं ने कहा कि हम नहीं आ सकते हैं, हमको जो पैसा 2 घंटे हम यहाँ पढ़ने आएंगे तो हमारे जो उसमें हमारे को मेहनताना मिलता है, पैसे मिलते हैं मजदूरी के, वो कौन देगा। तो हम लोगों ने कहा आज आप बैठिएगा। जब उनके साथ हमें सिर्फ 10 महिलाओं की ज़रूरत थी, आप विश्वास माने 5 दिन स्टडी हुई, 35 महिलाएँ वहाँ से हटी नहीं, और उनमें इतना 5 दिन में वो पढ़ के समझ के पढ़ने लगे थे। इतना अच्छा NCIT ने मटेरियल तैयार किया था। तो हमने अभी जिलों में देखा है महिलाएं वास्तव में साक्षर होने के लिए ललायत हैं, कोशिश कर रही हैं, आ रही हैं, समय निकाल रही हैं। ये जो बिल्कुल जो आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो बताया लाइव, वो बहुत ही काबिल मुझे लग रहा है कि लोगों को प्रोत्साहित करने वाला है। और इसी के साथ में हमारे बीच में मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि आज का जो दिन 8 सितंबर है वो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी है, और पूरे विश्व में फिजियोथेरेपिस्ट बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि और यहाँ पर आज हमारे बीच में फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर दादीवाल प्रसाद जी हैं, मैं उनको जोड़ना चाहूँगी। डॉक्टर दादीवाल जी, मैं आपके जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। जी सबसे पहले तो मैं आपको बधाइयाँ देना चाहती हूँ क्योंकि आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है और मैं खुद भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं आपको भी बधाई देती हूँ और सभी समाज को देती हूँ कि आज का दिन खास है लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य के प्रति। इसी के आपको भी बहुत सारी बधाई मैम।
थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जी। क्या आज इस बार का थीम है, 2022 का थीम क्या है? इस बार जो हर वर्ष की बात इस बार भी अपन 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस अपन सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार की अपनी थीम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो जोड़ों में जकड़न दर्द, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा हर दूसरे तीसरे घर में, हर जो 25 से 30 साल के एक पर्सन में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बीमारी है, उस थीम को लेके आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल। और इसी के साथ में मैं और चाहूँगी कि आप ये भी हमारे तमाम दर्शकों को बताइए कि फिजियोथेरेपी होता क्या है, और विस्तार से बताइए कि लोगों के लिए वो कितना ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी एक भौतिक चिकित्सा की वो पद्धति है जिसमें कई प्रकार की बीमारियों का इलाज अपन एक्सरसाइज और एडवांस मशीनों के द्वारा करते हैं। इसमें किसी प्रकार की सुई का उपयोग नहीं होता, किसी प्रकार का काटने का उपयोग नहीं होता, केवल एक्सरसाइज और मशीनों से उपयोग करके, मैनुअल थेरेपी का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेस हैं जो आज के डेट में डे बाय डे हमारे फील्ड में डेवलप हो रही हैं। नई नई बीमारियां जो भी आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग नए नए प्रोग्राम और नई नई एक्सरसाइज डेवलप हो रही, उनसे तरह तरह की बीमारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है फिजियोथेरेपी के माध्यम से। बिल्कुल। ऐसे कौन से मरीज हैं जो पात्र हैं फिजियोथेरेपी लेने के लिए, वो भी मैं चाहूंगी कि आप संक्षेप में बताएं। फिजियोथेरेपी के लिए सबसे ज्यादा आपने को, अगर ज्यादा दूर ना जाए, अपने घर में ही देखें तो हर दूसरे तीसरे पर्सन को कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, घुटनों में दर्द है, और उसके बाद लकवा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो लकवा के मरीजों में फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। कंधों का जाम होना, जिसे आम भाषा में अपन शोल्डर बोलते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है जिसमें कमर में दर्द के साथ साथ पैरों में झुंझुनाहट और दर्द बना रहता है। इन तमाम प्रकार की फिजियोथेरेपी में बीमारियों में फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सर, मैं आपसे एक और प्रश्न ये करना चाहती हूँ, प्रदेश भर में ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में कौन से कार्यक्रम है वो भी मैं जानना चाहूँगी। आज क्या है, सभी फिजियोथेरेपिस्ट अपने जो प्राइवेट क्लिनिक में सभी लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप रखा है ताकि फिजियोथेरेपी को एक कम्युनिटी लेवल तक पहुंचाया जा सके और एक आम जन तक फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी मिल सके, कि उनको ये पता चल सके कि हम किन बीमारियों को लेके फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं जिसका मुझे निजात मिल सके। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में आज अपन स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। उसमें सब जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, किसी को नेक पेन आ रहा है, किसी को बैक पेन आ रहा है, किसी को नी ज्वाइंट पे पेन आ रहा है, सभी को रजिस्टर करके स्पेशल एक्सरसाइज उनको बताई जा रही है और घर में क्या करना है, इन सब चीजों की सलाह दी जा रही है ताकि उनसे बचा जा सके और उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफी बेहतर हो सके। बिल्कुल, ये जानकारी आपने बहुत अच्छी दी, लेकिन मैं एक प्रश्न और आपसे यहाँ पे एक और प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूँ कि लोगों को जागरूक करने के लिए तो हम बढ़ चढ़ के यहाँ पे कार्यक्रम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कई सारी भ्रांतियाँ भी जुड़ी हैं फिजियोथेरेपिस्ट को लेके, तो वो भी मैं जानना चाहूँगी। और ये मेरा एक और प्रश्न रहेगा कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें, यानी कि जो मरीज़ है वो कैसे सुनिश्चित करें कि जिस भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो जा रहा है वो अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट है, परीक्षित फिजियोथेरेपिस्ट है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इन दोनों प्रश्न के मैं आपसे जवाब जानना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो आप कहीं भी जाएं, किसी भी डॉक्टर्स के पास जाएं, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, तो सबसे पहले देखें कि हम जिनके पास जा रहे हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर वो डॉक्यूमेंटेटेड हैं। हम कहीं भी किसी भी क्लिनिक पे नहीं जाएं और किसी को अगर घर में फिजियोथेरेपी के लिए बुला रहे हैं तो उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, उनका रजिस्ट्रेशन चेक करें, साथ में ये देखें कि उनकी डिग्रियां कंप्लीट हो चुकी हैं, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए करें ताकि ये अपन कहीं किसी गलत हाथों में न जाए जो अपने फिजियोथेरेपी विभाग को या फिजियोथेरेपी क्षेत्र को गलत रूप में जो ले जाना चाह रहे हैं।
जी, उनसे बचा जा सके। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ में डॉक्टर दादीवाल प्रसाद जी जुड़े हुए थे और एक बार फिर से मैं आप सभी को और डॉक्टर को बधाई देना चाहती हूँ विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के लिए। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जी, थैंक यू। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को लेकर कर रहे हैं, हम नेत्रदान पखवाड़े को लेकर भी कर रहे थे। वापस हम उस पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने आंकड़ों को लेकर बातचीत करी थी कि क्या आंकड़े हैं और आपने बहुत अच्छे लाइव वहाँ पे बताया कि महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर निशा मैम कि जो कि हम पखवाड़ा चला रहे हैं नेत्रदान के लिए, तो उसमें आप लोगों की तरफ से क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जितने भी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए? हम लोग जगह जगह कैंप लगाते हैं, रैली निकालते हैं नेत्रदान की, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि नेत्रदान करिए, और खुद फॉर्म ले लेके कई जगह हम लोग गए हैं, कम्युनिटीज़ जहाँ पे कम्युनिटीज़ सेंटर हैं वहाँ पे हम लोग गए हैं और उनसे फॉर्म भरवाए हैं। कई लोगों ने स्वैच्छिक रूप से फॉर्म भरा, जिनको समझ में नहीं आया उनको हम लोग ने समझाया कि ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को नेत्र ज्योति मिल जाती है, उनकी रोशनी बढ़ जाती है। इस तरह की एक्टिविटी की हमने पोस्टर कॉम्पिटिशन्स किए हैं और कई प्रोग्राम्स किए हैं, रेडियो में और टीवी में प्रोग्राम्स दिए हैं, बहुत एक्टिविटीज़ की हैं। सब हमारे स्टाफ ने बहुत काम किया इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, मैं अगर बात करती हूँ उन लोगों की जिन्होंने बीच में शिक्षा छोड़ दी थी, लेकिन वापस से जिस तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार जिस तरीके से कार्यक्रम कर रहा है, नव भारत साक्षरता का भी मिशन उसने छेड़ दिया है, तो अगर इन सब से भी प्रोत्साहित होकर भी मैं बात करती हूँ, तो लोग क्या वापस से आ सकते हैं, साक्षरता की तरफ बढ़ सकते हैं और वापस से शुरुआत कर सकते हैं? ये मैं यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ कि डॉक्टर साहू साहब का जो प्रश्न था, पहले और अब में बहुत अंतर हो गया है। अब हम लोगों ने एक मोबाइल ऐप किया है जो आपके मोबाइल में अवेलेबल है। पहले क्या था कि हम लोग एक अकेला शिक्षा विभाग का काम था, लेकिन अब जो मोबाइल ऐप है उसमें आप उसको डाउनलोड करेंगे और सबसे पहले हम लोग जैसे स्वयंसेवक की जगह हम लोगों ने अक्षर साथी एक नाम रखा है। हर विभाग में कोई भी काम कर रहा है उसे हम लोग स्वयं शिक्षक कहते थे, लेकिन अब जो वॉलंटियर बेस पे स्वेच्छा से पढ़ाना चाह रहे हैं, सबसे पहले मोबाइल ऐप में वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको पास के स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल के HM का मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसमें वो अपना मैसेज कर देंगे और मोबाइल उनको वेरीफाई कर दे, HM उनको वेरीफाई कर देगा, सत्यापित कर देगा कि इनको अक्षर साथी बना दिया गया है। तो अब क्या हो रहा है कि हमें मतलब उनको ढूंढना नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लो डॉक्टर साहू साहब को लगता है कि उनके पास कोई असाक्षर है या उनकी फैमिली को लगता है, तो वो मोबाइल ऐप देखेंगे, प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप के नाम से है, और उसको वो जैसे ही ओपन करेंगे तो अपना नाम रजिस्ट्रेशन करेंगे और वहाँ से यदि उन दो चीज़ें हैं, या तो आप उसमें उस असाक्षर की एंट्री कर दीजिए या आप उसको पढ़ाइएगा, साथ में एंट्री करके उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अक्षर साथी हूँ, मैं इनको पढ़ाना चाहता हूँ, तो ये हो जाता है। और दूसरा क्या है कि अभी जो हमारा मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप में करीब 1.5 लाख लोग ऐसे जुड़े हैं जो वॉलंटियर बेस पे काम करना चाह रहे हैं। जो वॉलंटियर बेस पे काम करना चाह रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से जुड़े हैं और उनको मालूम है कि इनको हमें सिर्फ उस ऐप में हम लोगों ने ऐसा भी किया है कि उसी ऐप के अंदर आपको पूरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पठन पाठन सामग्री है, ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है कि आपको कैसे, आप उसको खोलेंगे, एक समय में सिर्फ डाउनलोड करेंगे कि भाई हमको ये बुक्स हैं, इनको कैसे पढ़ाना है, और वो जो उसको पढ़ के और फिर उसमें पूरा मटेरियल है, उसमें मटेरियल भी NCERT ने तैयार किया है और हम लोगों ने, हमारे साथ MOU भी है। हम लोग TCS जो टाटा कंसल्टेंसी में जो के साथ भी हमारा MOU है, TCS ने भी बहुत अच्छे वीडियोस तैयार किए हैं सिखाने के लिए, मटेरियल तैयार किया है, NCERT ने बहुत अच्छा किया है, रोटरी मिशन ने भी किया है। इस तरह से हम लोगों ने जोड़ा है और वो सब जुड़े हुए हैं। और ऐप में इस बार बहुत अच्छी बात की है कि आप कहाँ के वो अक्षर साथी हैं, आप रोटरी वाले अक्षर साथी हैं या आप TCS वाले हैं। और अभी हमारी जो जन अभियान परिषद है, करीब 40,000 बच्चे BSW का कोर्स कर रहे हैं ग्रामोदय, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से। तो हम लोगों ने उनको भी वहाँ अधिकारियों लोगों से हमारा MOU हुआ है, प्रशासकीय अनुमोदन के बाद उनको भी हम लोगों ने 10-10 बच्चों को साक्षर करने का प्रोजेक्ट दिया है। मतलब उनकी डिग्री में समाहित है कि आप 10 बच्चों को करेंगे
तो वो लोग कर रहे हैं। इसी तरह से एनएसएस के साथ हमारा एमओयू है, एनएसएस के बच्चे मोटिवेशन मोबिलाइजेशन का काम कर रहे हैं। तो जो साहू साहब की चिंता थी वो हम लोगों की चिंता है। अब जो भी ये नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है, इसमें सभी लोग, जैसे मान लो स्वेच्छा से, मैं किसी भी संस्था का नहीं हूँ, स्वेच्छा से अभी जैसे ईच वन टीच वन, तो हम लोगों ने कक्षा 6वीं से ऊपर के जो बच्चे हैं उन सबको, 12वीं तक के बच्चों को, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, ईच वन टीच वन, भाई कम से कम आप अपने एक लोगों को तो साक्षर कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने, मान लो गाँव में हम देख रहे हैं अभी कि सबसे पहले वो सर्वे करेंगे, किस में करेंगे, मोबाइल में ही एंट्री कर देंगे। तो हमारे पास अभी करीब 5-7 लाख लोग अभी 10 दिन में हो गए हैं, और हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग 15 सितंबर तक 100% सर्वे करेंगे, 100% सर्वे करें। अब आप सोचें कि इसमें किसी तरह का शासन का पैसा खर्च नहीं हो रहा है, इसमें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो कर रहे हैं, वो जियो टैग है। हम सर्वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसमें हमारा जो एक समग्र आईडी है, क्योंकि अब ये भी निश्चित है कि समग्र आईडी को उसमें हमने इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें आधार तो नहीं लेकर, समग्र आईडी, हर परिवार की एक आईडी होती है, तो समग्र आईडी को इंक्लूड कर रहे हैं। कि जैसे मैं डॉक्टर राकेश दुबे, मैं एक बार एग्जाम्स में बैठ गया हूँ तो मैं दूसरी बार मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जी। और मैं जैसे उस ऐप में बहुत अच्छा ये किया है कि जैसे मैंने 12 लोगों का सर्वे किया, मैंने उसमें लिखा मैं 10 लोगों को कक्षा ले रहा हूँ, और मासिक मूल्यांकन होगा, वो भी उसमें उनके हम जो अंक हैं वो करेंगे। लास्ट में हम बताएंगे सिर्फ हमारे जो 10 लोगों में हम 8 लोगों को एग्ज़ाम्स दिलाना चाह रहे हैं। तो हमारा जो एग्ज़ाम्स होगा, बुनियादी साक्षरता एग्जाम होगा, उससे पहले हम बता देंगे कि प्रदेश में इतने लाखों लोग एग्जाम से बैठ रहे हैं। जैसे हमारा लोग एग्जाम से बैठेंगे, हमें एक राज्य स्तर का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा कि आपने साक्षरता में ये काम किया, आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मुझे याद आता है कि हम कई बार ना वो कठपुतली का नृत्य देखा करते थे। वैसे मैं अगर देखती हूँ, जागरूक करने के लिए अगर मैं पीछे जाऊँ तो लोकगीत का भी सहारा लिया जाता था, नुक्कड़ नाटक का भी सहारा लिया जाता था। इस पे हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर निशा मैम आपसे जानना चाहती हूँ कि नेत्रदान को लेकर हर चीज़ को लेकर भ्रांतियाँ जुड़ी होती हैं। नेत्रदान को लेकर क्या खास भ्रांतियाँ जुड़ी हैं जो आप प्रैक्टिस में देखती हैं? आपके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं कि लोगों को बड़ी सारे प्रश्न रहते हैं कि नेत्रदान करेंगे तो ये समस्या हो गया, जो भी भ्रांतियाँ हैं वो आप बताइए। ऐसा भ्रांतियाँ तो वही हैं कि लोगों में ये पुरानी मान्यता है कि यदि हमारा ये अंग कटा फटा होगा तो अगले जन्म में हमारा ऐसा होगा। लेकिन अब ये नए टाइम के साथ ये सब भ्रांतियाँ ख़त्म हो गई हैं। बस उनको लोगों को, हम लोगों को जागरूक करना है कि आप नेत्रदान करें। इस तरह की भ्रांतियाँ कोई नहीं है। जी, आप बहुत वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, इतने सालों से आप सेवाएं दे रही हैं, तो आपको क्या लगता है जब आपने पहले जब प्रैक्टिस शुरू करी होगी तब में और आज के वर्तमान समय में क्या लोगों की भागीदारी नेत्रदान को लेके बढ़ी है? तो कितने प्रतिशत बढ़ी होगी? नेत्रदान लोगों की भागीदारी काफ़ी बड़ी है। और दूसरा एक कारण ये भी था कि पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी नेत्रदान की, आई बैंक नहीं थे, आई निकाल के कहाँ रखेंगे तो वेस्ट हो जाएगी, इस तरह की सुविधाएं भी नहीं थी। अब सुविधाएं हो गई हैं, तुरंत डॉक्टर्स आ जाते हैं, आई निकाल के आई बैंक में ले जाते हैं। तो उससे भी और लोग जागरूक हो गए हैं, पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उनमें जागरूकता भी आ गई है। तो पहले से बहुत बढ़ गया, सुविधाएं भी हो गई हैं नेत्रदान की और लोगों में भी जागरूकता। बिल्कुल, हम आई का यहाँ पे पिक्चर भी दिखा रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर रहता है, लेकिन वही कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर जो है वो बहुत खूबसूरत दुनिया को दिखाने में मदद करता है। तो मैं यहाँ पे सभी को ये आग्रह करूँगी कि नेत्रदान में बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाएं। और इसी के साथ में मैं प्रश्न यहाँ पे राकेश जी आपसे करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बोला था कि मुझे याद आता है कि नुक्कड़ नाटक की बात होती है, लोकगीत की बात होती है, तो क्या आज भी आप लोग इस चीज़ का सहारा ले रहे हैं? बहुत बिल्कुल ले रहे हैं मैम। आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और इसको हम लोग तीन दिवसीय कार्यक्रम के रूप में कर रहे हैं। आज से सही कहा जाए तो ऑफिशियली हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं भारत सरकार के साथ में जो निर्देश थे। तो आज पूरे प्रदेश में रैलियाँ निकल रही हैं, हमारे बच्चे नारे लगा रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं। एक्चुअली लोगों को पता तो चले, और आज शाम को ही हम लोग साक्षरता के महत्व पर और इससे हम ना असाक्षर होने का हम क्या हानियाँ हैं, इस पे हम लोग बच्चों में वाद विवाद प्रतियोगिता भी करा रहे हैं। कल इस पे हम लोगों का निबंध प्रतियोगिता है स्कूलों में है, उसमें सभी की सहभागिता है। परसों हमारा संडे है,
तो इस दिन हम लोग सर्वे कर रहे हैं एक महाअभियान के रूप में। एक हम लोग ने सिंपल सा फॉर्मेट बनाया, इसमें सभी स्कूल के बच्चे, जैसे मैं हूँ या मैम है, अपने घर में एक फॉर्मेट ले जाएंगे कि आपके घर और आपके आसपास 4 घर में वास्तव में कितने लोग असाक्षर हैं, उनका नाम, उनकी एज और समग्र आईडी उनके घर का पता चल जाएगा, उनका मोबाइल नंबर। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमारा जो कल है, परसों इतवार को है जो हमारा, उस दिन हम लोग 100% कोशिश करेंगे कि हमारा एक सर्वे हो जाए, मोटा मोटा हमें आंकड़ा प्राप्त हो जाए। इसके लिए कई जिलों ने, जैसे अभी आज देवास ने ही बहुत अच्छा कबीर के द्वारा जो लिखे हुए दोहे थे उस पर साक्षरता का किया है, आज उनका भी हम लेके नहीं आ पाए हैं। जैसे हर क्षेत्र में, जैसे बुंदेलखंड है तो बुंदेलखंड एक गीत साक्षरता के लिए हैं, नुक्कड़ नाटक हैं, बच्चों से भी करवा रहे हैं, और जो हमारे जो यंग लोग हैं, बिल्कुल युवा पीढ़ी हैं, वो भी कर रहे हैं। इसका हम लोग सहारा ले रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, संकुल का भी बना हुआ है, विकास खंड का भी बना हुआ है, जिले का भी बना हुआ है, राष्ट्र का बना हुआ है, राज्य का बना हुआ है, राष्ट्र का बना हुआ है। उसमें जो भी अच्छे गीत आते हैं, कोई नुक्कड़ नाटक होते हैं, जो प्रचार प्रसार, वो आते हैं और हम लोग एक मतलब पूरी जन की अगर बात करूं, सबकी भागीदारी इसमें बढ़ चढ़ के हमको देखने को मिल रही है। इसी के साथ में डॉक्टर निशा, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि मृत्यु के पश्चात मृतक का चेहरा विक्रय तो नहीं होता है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल विकृत नहीं होता है, उसको इस तरह से किया जाता है, लिड के अंदर से आइस निकाली जाती है, लिड प्रॉपर्ली वैसे ही रहता है, तो बिल्कुल भी विकृत नहीं होता, पता ही नहीं पड़ता है कि नेत्रदान हुआ है मृतक का। बिल्कुल, क्योंकि ये भी मुझे लगता है कि लोगों को ये भी मन में एक बहुत डर रहता होगा, शायद वो इसलिए नहीं करते होंगे। का मतलब जो पलक होती है उसमें बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता है, पलक के अंदर से आँख को टच किया जाता है, तो लिड बंद रहता है, तो कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ नेत्रदान किया है मृतक ने, पता ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ऐसे कई सारे आपने बताया कि लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत रहता है उसमें, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जो NGOs हैं, कई सारे जो शिक्षा को लेके काम कर रहे हैं, तो क्या वो भी साथ में मिलके आपके साथ में काम करते हैं? और ये जो आप नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को जब आप गांव में लेके जाते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे साक्षरता कम है, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि प्रतिक्रियाएं सबसे ज़्यादा लोगों की महत्वपूर्ण होती हैं। एक्चुअली क्या है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा और सभी से मेरा अनुरोध है कि यदि कोई सोचे ये कार्यक्रम ऐसा है मध्य प्रदेश या पूरे देश से साक्षरता का कलंक को हटाना है, तो सबको मिलकर काम करना है। तो हम लोग भी इसी रणनीति पे काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपको बताएं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग NSS है, स्काउट गाइड्स हैं, विद्यालय महाविद्यालय से भी हम लोग कर रहे हैं, नेहरू युवा केंद्र है, उच्च शिक्षा हुआ, विधि विभाग हुआ, स्वच्छता अभियान हुआ, आपका ग्रामीण आजीविका मिशन हुआ, जितने भी विभाग हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक प्लान किया था, जैसे अभी बहुत अच्छी बात आई थी कि हमें घर से शुरू करना है जी। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे जो स्कूल की समितियां हैं, स्कूल समितियां होती हैं, स्कूल की जो समिति हैं जिसमें 14 और 18 लोग रहते हैं, हमने ये देखा कि सबसे पहले इसमें तो कोई असाक्षर नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, कोई असाक्षर तो नहीं है। फिर हमारे जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले हैं, सहायिकाएँ हैं जो खाना बनाती हैं, एक स्व सहायता समूह है, तो स्व सहायता समूह में कितने लोग असाक्षर हैं। और इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यदि आप बात करेंगे कि सफाई कर्मी हैं नगर निगम में, उनको भी साक्षर करना है। अभी हमने एक नाम नहीं लेंगे, एक जिले का भ्रमण किया था जेल का, तो 3 सरपंच तो इसलिए जेल में हैं कि उनके द्वारा उनसे गलत साइन करवा लिए हैं। तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोगों ने होम विभाग को भी पत्र लिखा है कि मध्य प्रदेश की जितनी जेल है, हमारा जो पहला एग्ज़ाम होगा 3 महीने बाद, हम लोग 100% इन्हें साक्षर करेंगे, क्योंकि हमें साक्षर करना। इसमें जो आप कह रहे हैं, अभी TCS के साथ हमारा TCS के करीब 5000 इंजीनियर्स बच्चे हैं, और वो उन लोग ने बहुत अच्छा मटेरियल तैयार किया है। और मैम, हम लोग कई ज़िलों में देखते हैं कि वो अपने संडे सैटरडे को टाइम निकाल के और वो इतने लगन से पढ़ाते हैं। अभी रोटरी में जो रोटरी वाले तैयार रहते हैं कि हमें क्या करना है, आज पूरे प्रदेश में सभी NGOs, सभी विभाग के लोग मिलकर सबसे पहले तो प्रचार प्रसार लोगों तक पहुँचे, ये हम लोग कर रहे हैं मैम। फिर हम लोग कोशिश करते हैं, हम जाते हैं, बताते कि हमारा ये प्रोग्राम है,
गांव में पढ़ी लिखी बहू है, उसको मौका मिल रहा है अपने सासू माँ को पढ़ाने का, अपने परिवार के लोगों को पढ़ाने का, तो ये सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। जो आ रहा है उसका स्वागत है, बिल्कुल। जो आ रहा है उसका स्वागत है। लेकिन अब जैसे एनजीओज हैं, तो एनजीओज को भी हम लोग कहें कि भाई आप कितना काम कर सकते हैं। एक गांव में काम कर सकते हैं, एक संकुल में काम कर सकते हैं, एक ज़िले में। हमने पॉकेट डिसाइड किया कि आप इस पॉकेट में करें, ऐसा नहीं कि एक साथ सब काम करें। यदि आप हमारा ऐप देखेंगे तो अब ऐप में भी पता चल जाएगा कि कितने किस संस्था के लोग हैं, कितने लोगों को पास किया, कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये हम लोगों ने इस तरह से किया है। काम दिखेगा कि हम बता सकते हैं कि टीसीएस ने इतना काम किया है, रोटरी ने इतना काम किया है, हमारे जन अभियान परिषद ने इतना काम किया है, नेहरू युवा केंद्र ने इतना काम किया है, ग्रामीण आजीविका मिशन ने, सभी का जैसी करेंगे तो लिंक करेंगे हम किससे जुड़े हैं। और ये जो प्रोग्राम है इसमें सभी लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं मैम, ये प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद हम एक और बड़ा काम कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे लास्ट में। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर निशा, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या उम्र होती है अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए अगर कोई नेत्रदान करना चाहे? क्योंकि हम ये तो कभी नहीं जानते कि मृत्यु कभी भी किसी की हो सकती है, उसका कुछ भी निश्चित समय नहीं होता है, तो क्या एक एज क्राइटेरिया होता है? एज क्राइटेरिया एडल्ट होना चाहिए और बच्चों का पेरेंट्स करेंगे। बच्चों का पेरेंट्स करेंगे, मतलब 1 ईयर से एनी एज तक आप आई डोनेट कर सकते हैं। तो एडल्ट का तो एडल्ट करेगा और बच्चों का उनके पेरेंट्स करेंगे, यदि ऐसा है तो। बिल्कुल। तो क्या उसके और पीछे इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। यदि मृतक के कीन इंटरेस्टेड हैं कि उनको आई डोनेट करना है अपने रिलेटिव का, तो वो वैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई बहुत ज़्यादा लीगल वैल्यू नहीं है कि उन्होंने लिख के गए कि नहीं गए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर राकेश से कि अभी हम जो नव भारत साक्षरता की बात कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं अभी जो जहाँ पे संचालित हो रहे हैं ये कार्यक्रम? मैम, हम लोगों ने इसका प्रयास तो करीब 2 महीने से कर रहे हैं, और 2 महीने से हम लोगों ने अपने स्टाफ से लेकर सभी को किया है। लेकिन हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि दुर्भाग्य से जो पूरे भारत में 11 ज़िले हैं लो लिटरेसी वाले, उसमें मध्य प्रदेश के 3 ज़िले हैं, अलीराजपुर, बड़वानी और झाबुआ जी। इस पर हम लोग बहुत फोकस्ड कर रहे हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश के 52 डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरी ग्रामीण क्षेत्र में इस बार पूरा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी जो यहाँ हम लोगों ने काम किया है, एक सामाजिक चेतना केंद्र का निर्माण किया है। हम लोग ग्राम स्तर पे इसका ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। हर गांव में एक सामाजिक चेतना केंद्र है, उसका नाम रखा है, पहले आपने देखा था कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, जी। अब हम लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया है, सामाजिक चेतना केंद्र रखा है, समाज को उसमें फ़ायदा हो। अब सामाजिक चेतना केंद्र हर गांव में, हर स्कूल या पंचायत में एक कमरा रहेगा, और वहाँ पे हम बोर्ड लगा हुआ है सामाजिक चेतना केंद्र। वहाँ पर उसका जो सामाजिक चेतना केंद्र का नोडल ऑफिसर रहता है, वहाँ का हेडमास्टर, प्रधान अध्यापक रहते हैं, और उस गांव में कितने लोग असाक्षर, एक हमारे पास असाक्षर पंजी रहती है, हम लोग सर्वे करवा रहे हैं कि उस गांव में कितने असाक्षर हैं, उनकी नामजद जानकारी उस रजिस्टर में रहेगी, ऐप में भी रहेगी और उसमें भी रहेगी। कितने अक्षर साथी हैं, उन सब के मोबाइल नंबर भी रहेंगे। अब मान लो मुझे लगता है कि मैं अपने पड़ोस में 4-5 लोगों को कर रहे हैं, तो पता रहेगा कि राकेश दुबे अपने आसपास कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं, कितने बजे पढ़ा रहे हैं। ये तो हुआ प्रौढ़ साक्षरता से संबंधित। लेकिन सभी विभागों की, शासन की जितनी, राज्य शासन की और भारत शासन की जितनी योजनाएं हैं, उसकी जानकारी वहाँ रहेगी। 15 दिन के अंदर, जैसे कृषि विभाग की कोई योजना है, महिला बाल विकास की कोई योजना है, जैसे मैम के स्वास्थ्य विभाग की कोई योजना है, वो आके उनको अपनी योजना के बारे में बताएंगे। जब जैसे वो व्यक्ति साक्षर हो जाएगा, उनको उस योजनाओं से जोड़ेंगे। ये मध्य प्रदेश एक पहला ऐसा प्रदेश है कि सभी विभागों के सहयोग से हम लोगों ने एक सामाजिक चेतना केंद्र खोल रहे हैं। सभी विभागों का दायित्व है, जवाबदारी है कि हम एक तो उनको मौका मिला कि वहाँ 25 लोग मिल रहे हैं, उनको हम अपनी योजनाओं के बारे में मिल रहे हैं, और हमारा टारगेट ये रहेगा जैसे ही हमारा नव साक्षर होगा, हम सभी विभागों से हम लोगों ने अनुरोध किया है, जो कि कलेक्टर ज़िले में रहते हैं, उनके द्वारा भी पत्र दिया है कि हमारे जो नव साक्षर हो रहे हैं उनको हम वो सुविधाएं
उपलब्ध करवाएं, ये हम लोग कर रहे जी। हैं। इस तरह का प्रयास कर रहे हैं और सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके जो आपका उत्तर है उसमें मैं एक थोड़ा सा एक और प्रश्न ऐड करना चाहती हूँ कि ये तो आपने एक पंजीयन करवा के ये पता डेटा निकलवा लिया, लेकिन क्या वहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए भी कोई काउंसलर्स होते हैं कि जो लोग नहीं उसमें भागीदारी ले रहे हैं शिक्षित होने के लिए, तो उनके लिए क्या काउंसलर्स भी वहाँ पे रखे गए हैं? मैम काउंसलर तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारा जब टीचर्स का ट्रेनिंग होती है उसके में एक पार्ट रखते हैं, उनको हम लोग बताते हैं और कि आप लोगों को कैसे करना है। बिल्कुल। और हम लोग का जो ऐप है उसमें कोई भी हमको नवाचार दिख रहा है वो हम लोग उसको भेजते हैं। तो अब सबसे अच्छी बात कह दी मैंने, एक सिंगल क्लिक में एक नीचे तक के लोगों को पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, निर्देश भी वहीं से जा रहे हैं। ऐप से बहुत सुविधाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर निशा मैम, हमने अभी तक तो ये बातचीत कर ली है कि कैसे करना है और किसको करना है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि किसको नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमने इतनी देर से चर्चा करी, लेकिन कौन नहीं कर सकते हैं ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई डिसीजेस यदि मृतक को है तो उन डिसीजेस वाले मरीज मृतक जो हैं वो आई डोनेट नहीं कर सकते, जैसे कि सेप्टिसीमिया इन्फेक्शंस होते हैं, HIV, हेपेटाइटिस C, सेप्टिसीमिया, और कुछ कैंसर होते हैं, ब्रेन एंड नेक का कैंसर हो, ल्यूकीमिया हो, तो इस तरह के मरीज़ जो हैं वो आई डोनेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर राकेश सर, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दूरदर्शन के मंच के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और हम सब यहाँ पे इसीलिए मौजूद हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक कर पाएँ, तो हम चाहेंगे कि संक्षेप में आप मैसेज दे दीजिए। मैं आप सभी से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में आप लोगों के सहयोग से पहले भी बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं 2017 में भारत शासन मात्र 5 अवार्ड नेशनल देते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश को 3 अवार्ड मिले थे, और हम लोगों ने अब इस बार हमारे पास 1 करोड़ से अधिक लोग असाक्षर हैं, और इस असाक्षरता को दूर करने के लिए आप सभी को हमारा मोबाइल ऐप है, प्रौढ़ शिक्षा ऐप, आप देखेंगे। उसके साथ हम लोगों ने कई वीडियोस भी डाले कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। आप सभी, हम सभी मिलकर ही साक्षरता को कर सकते हैं पूरे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको भी चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है तो आप शिक्षा से ज़रूर जुड़िएगा। हमने पखवाड़ा की बात की, नेत्रदान की, तो आपने नेत्रदान महादान से जुड़िएगा, और आज हमने विश्व फिजियोथेरेपी डे की बात की, तो स्वास्थ्य के लिए ज़रूर जागरूक रहिएगा। हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर राकेश दुबे जी और इसी के साथ में डॉक्टर निशा मिश्रा जी। आप दोनों यहाँ पे समय निकाल कर है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यह तो हमने आज चर्चा करी थी कई सारे विषयों पे, ताकि हम आपको जागरूक कर सकें और आप जान सकें कि क्या कुछ ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। तो आज के लिए ही नमस्कार MP में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से।